हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक के आधार पर हम आज के वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे हिंदी के नए समीक्षकों के दूसरे भाग पर। इससे पहले हमने भाग 1 में कुल 10 हिंदी के नए समीक्षकों पर चर्चा की थी। उम्मीद है कि आपने उस वीडियो को देखा होगा और उन सभी आलोचकों से आप परिचित हो गए होंगे। इस वीडियो लेक्चर को तोड़ कर इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि कई बच्चों के प्रश्न रहते हैं कि सर, अगर परीक्षाओं में आलोचकों के कोटेशन आए तो कैसे पता चल जाए कि ये फला आलोचक का है। तो इसको जानने के लिए आपको उन आलोचकों के आलोचनात्मक पुस्तकों और स्थापनाओं के बारे में ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि आप एक अनुमान लगा सकें कि ये आलोचक फला विषय वस्तु पर काम किया है। और ये जो भी लेक्चर इस समय चल रहे हैं पीएचडी करने वाले बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ताकि जिस टॉपिक को उन्होंने चुना हो और उनको लिखने में दिक्कत हो रही हो तो इन आलोचकों की आलोचनात्मक पुस्तकों को वो सहायता के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने 10 आलोचकों पर चर्चा किया था, जिसमें कि अज्ञेय से लेकर जगदीश गुप्त तक के आलोचक शामिल थे। आज के वीडियो लेक्चर में हम जिन 10 आलोचकों के बारे में चर्चा करेंगे उसमें नाम है प्रेम शंकर, चंद्रकांत वांदिवडेकर, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर निर्मला जैन, डॉक्टर गोपाल राय, मलयज, परमानंद श्रीवास्तव, रमेश दवे, दूधनाथ सिंह और रमेश चंद्र शाह। तो आप देख रहे हैं कि ये जितने भी नाम दिखाई पड़ रहे हैं आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में ये नाम ऑप्शंस में भी देखने के लिए मिलते होंगे। तो सीधे हम बातचीत करते हैं कि डॉक्टर प्रेम शंकर की आलोचनात्मक दृष्टि क्या रही है और उनकी आलोचनात्मक पुस्तकें कौन कौन सी रही हैं और स्थापनाएं कौन सी हैं। डॉक्टर प्रेम शंकर मध्यकालीन भक्ति साहित्य को नई दृष्टि से विश्लेषित करने वाले महत्वपूर्ण आलोचक हैं। तो ध्यान में रखिए कि जब भी मध्यकाल यानी कि भक्ति काल और रीतिकाल से संबंधित कोई भी कोटेशन आएगा और ऑप्शन में प्रेम शंकर का नाम रहता है तो एक बार जरूर आपको ठहर कर वहाँ पर सोचने की जरूरत पड़ेगी कि कहीं प्रेम शंकर का ही तो कथन नहीं है। तो मध्यकाल पर इन्होंने काफ़ी काम किया है, मध्यकालीन भक्ति साहित्य पर। अब तक उनकी जो भी आलोचनात्मक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं उसमें प्रसाद का काव्य, ये कई बार प्रश्न आ चुका है परीक्षाओं में कि प्रसाद का काव्य के आलोचक कौन है या फिर लेखक कौन है। हिंदी स्वच्छंदतावादी काव्य, भक्ति चिंतन की भूमिका, ये इंपॉर्टेंट बुक, भक्ति काव्य की भूमिका। देख रहे हैं एक ही तरीके की 2 बुक आपको दिखाई पड़ रही हैं और दोनों 1977 में प्रकाशित हुई हैं। भक्ति चिंतन की भूमिका, भक्ति काव्य की भूमिका, कृष्ण काव्य एवं सूर, राम काव्य एवं तुलसी, भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक चेतना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, प्रेम शंकर द्वारा लिखी गई है। आगे देखते हैं सृजन एवं समीक्षा, कामायनी का रचना संसार, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, नई कविता की भूमिका, भक्ति काव्य का समाजशास्त्र, सिया राम शरण गुप्त, रचना और राजनीति, भक्ति काव्य का समाज दर्शन आदि महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियां प्रकाशित हैं। तो इन रचनाओं में आपने देखा ज़्यादातर प्रेम शंकर ने भक्ति काव्य को आधार बनाकर रचनाएं की हैं, जिसमें कि कम से कम 5 से 6 आलोचनात्मक किताबें उनकी दिखाई पड़ रही हैं। अगले आलोचक के बारे में बातचीत करें तो इनके साहित्य इतिहास ग्रंथ से आप सभी परिचित होंगे, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी नए समीक्षकों में मुख्यतः काव्य भाषा की सृजनात्मकता को केंद्र में रखकर अपने आलोचनात्मक कर्म में आगे बढ़े थे। तो जब भी इनके इतिहास ग्रंथ का भी नाम आप पढ़ेंगे तो उसमें भाषा शब्द लगा हुआ है। ठीक है, आगे हम उनके इतिहास ग्रंथ पर भी बात कर लेंगे। अगर इनकी रचनाओं पर बात करें, आलोचनात्मक कृतियों पर, तो पहली कृति है हिंदी नवलेखन, भाषा और संवेदना। जैसा कि पहले ही बताया गया कि काव्य की भाषा सृजनात्मकता को ये केंद्र में रखते हैं, तो भाषा और संवेदना, इस टाइप से अगर आपको परीक्षा में प्रश्न आए भाषा और संवेदना को लेकर तो ज़्यादातर संभावना है कि उसका सही जवाब होगा रामस्वरूप चतुर्वेदी, अगर विकल्प में इनका नाम है तो। अगली आलोचनात्मक रचना है अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या, हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियाँ, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। आपने देखा कि प्रेम शंकर ने भी कामायनी का रचना संसार नाम से बुक लिखा था और यहाँ पर
रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। आगे देखते हैं मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा। देख रहे हैं कि काव्य भाषा पर ही इनका ज़्यादातर जोर रहा है। कविता यात्रा रत्नाकर से अज्ञेय तक, सर्जन और भाषिक संरचना, इतिहास और आलोचक दृष्टि, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। जिस इतिहास ग्रंथ की हम बात कर रहे थे उसका नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। काव्य भाषा पर 3 निबंध इन्होंने लिखा है और इसके अलावा प्रसाद, निराला, अज्ञेय, इन 3 कवियों पर इन्होंने बुक निकाली है। कविता का पक्ष, हिंदी गद्य विन्यास और विकास, आधुनिक कविता यात्रा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना। देख रहे हैं थोड़ा सा ये चमत्कृत और घुमाने वाला टॉपिक है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना। इसी टाइप से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। आप जितनी भी रचनाओं को देखते हैं थोड़ा सा लीक से हटकर उनका नाम रहता है, ठीक वैसे यहाँ पर भी। और है भक्ति काव्य यात्रा आदि आपकी महत्वपूर्ण समीक्षा कृतियाँ प्रकाशित हैं। तो आपने देखा कि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने खासतौर से काव्य भाषा, संवेदना, भक्ति काल पर भी इनकी किताबें हैं और इतिहास ग्रंथ इन्होंने लिखा। इसके अलावा आधुनिक काल में खासतौर से नई कविता के विषय वस्तु पर इन्होंने आलोचनात्मक रचनाएं की हैं। तो इस तरीके से रामस्वरूप चतुर्वेदी उन मुख्य इतिहास ग्रंथ लेखकों में भी आते हैं और नए समीक्षकों के अंतर्गत भी इनका महत्वपूर्ण रोल है। बात करते हैं कि चतुर्वेदी जी की स्थापना है कि सर्जन भाषिक संसार है, संरचना है। चतुर्वेदी जी की स्थापना है कि सर्जन भाषिक संरचना है। वे कहते हैं किसी विचार या अनुभव को किसी अन्य व्यक्तित्व में संक्रमित करना जिससे उसका फिर नया विकास संभव हो, सर्जन प्रक्रिया का आरंभिक चरण है। स्पष्ट है कि यह संक्रमण किसी न किसी स्तर पर भाषा में ही होगा। तो ये कोटेशन आप ध्यान में रखिए और जहाँ भी काव्य भाषा, सृजनात्मकता, संवेदना इत्यादि की बात हो तो चतुर्वेदी जी वहाँ पर सही आंसर के रूप में आ सकते हैं। कवि जिन अनुभूतियों को व्यक्त करना चाहता है उसके पूर्व रूप वह किसी न किसी भाषा में ही सोचता है, अर्थात काव्य सृजन के पूर्व उसका संवेदन उसे किसी भाषा में ही उपलब्ध होता है। वे कहते हैं भाषा का आधारभूत रूप वह है जो रचनाकार समाज से स्वीकार करता है और उसी के अनुकूल उसकी संवेदना निखरती है, जिससे वह फिर अपनी काव्य भाषा में व्यक्त कर देता है। यह काव्य भाषा कवि के व्यक्तित्व के अनुकूल रूपाकार ग्रहण करती है। इसीलिए काव्य भाषा की संरचना के विश्लेषण द्वारा कवि के व्यक्तित्व को समझा जा सकता है। इसलिए आप काव्य भाषा में अर्थ के संधान को समीक्षा की केंद्रीय समस्या मानते हैं। ये चतुर्वेदी के लिए रामचंद्र तिवारी का कथन है कि आप काव्य भाषा में अर्थ के संधान को समीक्षा की केंद्रीय समस्या मानते हैं। शब्द संरचना से गुजरते हुए अर्थ प्रवाह की ओर जाना एक कठिन काम है। चतुर्वेदी जी एक समीक्षक के रूप में यही कार्य कर रहे हैं, यानी कि जब ये लिखा जा रहा था तो वो जीवित थे। बाकी अगले पॉइंट पर बात करते हैं। चतुर्वेदी जी ने सबसे अधिक विचार अज्ञेय की कविताओं पर किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर अज्ञेय से संबंधित कोई भी कोटेशन परीक्षाओं में आता है और उसमें रामस्वरूप चतुर्वेदी का ऑप्शन है तो एक बार आपको ठहर कर वहाँ पर सोचने की ज़रूरत है कि कहीं रामस्वरूप चतुर्वेदी ही तो इसका आंसर नहीं है। वे मानते हैं कि व्यक्तित्व की स्वाधीनता और सृजनशीलता की सुरक्षा उनकी कवि दृष्टि के केंद्र में है, यानी कि अज्ञेय के कवि दृष्टि के केंद्र में है व्यक्तित्व की स्वाधीनता और सृजनशीलता की सुरक्षा। आपने अज्ञेय को पढ़ा होगा तो व्यक्ति और समाज के बीच में जो द्वंद्व है वो दिखाई पड़ता है, खासतौर से नदी के द्वीप, यह द्वीप अकेला, इस टाइप का। कविता के माध्यम से कवि व्यक्तित्व की तलाश में निश्चय ही चतुर्वेदी जी को भाषिक विश्लेषण पर अधिक ध्यान देना पड़ा है। उन्होंने शब्द चयन, छंद, ध्वनि समूह, बिंब विधान, प्रतीक योजना, लय, कथन भंगिमा, वाक्य वक्रता, पद विन्यास आदि के विश्लेषण पर विशेष बल दिया है, किंतु वे अंततः यहीं तक रुक नहीं गए हैं। मुक्तिबोध की समीक्षा करते हुए वे कहते हैं, यहाँ गर्बीली गरीबी का प्रयोग बरबस ध्यान खींचता है और भारतीय जिंदगी तथा समाज की एक बहुत बड़ी शक्ति को उजागर करता है।
नई कविता इस सारे के सारे जीवन और गर्वीली गरीबी का काव्य है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से कि मुक्तिबोध की समीक्षा करते हुए रामस्वरूप चतुर्वेदी ने वह महत्वपूर्ण शब्द यहाँ गर्वीली गरीबी का उल्लेख करते हुए इसे भारतीय जिंदगी और समाज की एक बहुत बड़ी शक्ति से जोड़ा है और कहा है कि देखा जाए तो नई कविता के जितने भी विषय वस्तु रहे हैं वो सब गर्वीली गरीबी काव्य के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये एक तरीके से जो विचार है वो रामस्वरूप चतुर्वेदी से जुड़ा हुआ है। अगर परीक्षा में इस तरीके का कोटेशन, इस तरीके का कोई भी प्रश्न आता है तो आप ध्यान में रखिए कि रामस्वरूप चतुर्वेदी इसका आंसर हो सकते हैं। चतुर्वेदी जी के अनुसार संस्कृति और कविता का गहरा अंतर संबंध है। कविता का दायित्व है कि वह संस्कृति की रक्षा करे, इसी प्रकार संस्कृति का धर्म है कि वह कविता को विचारधारा, राजनीति, संचार साधन और यांत्रिकता के खतरों से बचाए। इधर चतुर्वेदी जी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर भी नए संदर्भ में विचार किया है। आपने ऊपर इनकी आलोचनात्मक किताब का नाम भी देखा होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना के अर्थ और अर्थ की आलोचना, इस टाइप से उसका नाम था, उसी तरफ ये संकेत कर रहे हैं। आपकी मान्यता है कि आज के बदले हुए परिवेश में आचार्य शुक्ल का विरुद्धों के सामंजस्य का सिद्धांत अधिक प्रासंगिक हो गया है। जब भी रामस्वरूप चतुर्वेदी का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें विरुद्धों के सामंजस्य का उन्होंने कई बार उल्लेख किया है और इसको जोड़कर देखा जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल से। हो सकता है कि परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए कि विरुद्धों का सामंजस्य किस आलोचक से जुड़ा हुआ है, तो सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसे भारतीय साहित्य की जातीय विशेषता मानना चाहिए। निश्चय ही भाषिक संवेदना की दृष्टि से रचना के मर्म बिंदु तक पहुंचने वाले चतुर्वेदी जी का आलोचक व्यक्तित्व विरल और विशिष्ट है। तो आप समझ गए होंगे रामस्वरूप चतुर्वेदी की आलोचना दृष्टि, उनकी आलोचनात्मक किताबों के बारे में और उनकी खास विशेषताओं के बारे में। अगले जो आलोचक हैं उन पर बात करते हैं। इनका नाम है चंद्रकांत महादेव वांदिवडेकर। नाम से ही पता चल रहा है कि ये हिंदी पट्टी के आलोचक नहीं रहे हैं, लेकिन इनका हिंदी प्रेम रहा है। इन्होंने हिंदी में ढेर सारी आलोचनात्मक कृतियाँ लिखी हैं, उन पर बात कर लेते हैं। चंद्रकांत महादेव वांदिवडेकर एक सुरुचि संपन्न समन्वयशील समीक्षक हैं। हिंदी और मराठी के सामाजिक उपन्यासों का तुलनात्मक अध्ययन इनकी पहली आलोचनात्मक कृति है। अब आप समझ गए होंगे कि जो चंद्रकांत महादेव वांदिवडेकर हैं वो महाराष्ट्र से संबंधित हैं, तो उन्होंने खास तौर से तुलनात्मक आलोचना की है और हिंदी और मराठी के सामाजिक उपन्यासों का तुलनात्मक अध्ययन किया। ये बड़ा काम है। इसके अलावा उन्होंने लिखा अज्ञेय की कविता एक मूल्यांकन, हिंदी उपन्यास स्थिति और गति, कविता की तलाश, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। जैनेन्द्र के उपन्यास मर्म की तलाश, आधुनिक हिंदी उपन्यास सृजन और आलोचना, कथाकार अज्ञेय, चंद्रकांत देवताले की कविता, कविता का स्वभाव आदि आपकी प्रकाशित आलोचनात्मक कृतियां हैं। तो ध्यान में रखिए कि चंद्रकांत वांदिवडेकर ने उपन्यासों पर ज़्यादा काम किया है। इसके अलावा अज्ञेय, जैनेन्द्र और अज्ञेय पर ही ज़्यादा काम इन्होंने किया है। 2 किताबें मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। इसके अलावा कुछ इन्होंने कविता पर भी काम किया, जिसमें एक महत्वपूर्ण इनकी आलोचनात्मक कृति है कविता की तलाश। अगले आलोचक के बारे में बात करने से पहले कुछ और देख लेते हैं इनकी जो विशेषताएं हैं कि आपने अनेक मराठी ग्रंथों का हिंदी में और हिंदी ग्रंथों का मराठी में अनुवाद किया है। वांदिवडेकर का एक खास काम और है कि उन्होंने मराठी और हिंदी का आपस में अनुवाद किया। आप कविता और कथा साहित्य दोनों की समीक्षाएं समान अधिकार से कर लेते हैं। आप रचना को अपनी अपेक्षाओं से लाद कर नहीं देखना चाहते, रचना के आस्वाद को उसके भीतर से ग्रहण करते हैं। आपने कहा है, एक मामूली समीक्षक के रूप में मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहूँगा कि मेरे लिए प्रेमचंद और अज्ञेय, यशपाल और जैनेन्द्र, रेणु और मोहन राकेश, मुक्तिबोध और शमशेर, धूमिल और केदारनाथ सिंह अपनी अपनी क्षमताओं और सीमाओं के साथ ग्रहणीय हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा यहाँ पर चंद्रकांत वांदिवडेकर कि चाहे वो प्रेमचंद हों, चाहे अज्ञेय हों, चाहे यशपाल हों, चाहे जैनेन्द्र हों, चाहे रेणु हों, चाहे मोहन राकेश हों, चाहे मुक्तिबोध हों, चाहे शमशेर हों, धूमिल और केदारनाथ सिंह हों, सभी ने अपनी अपनी क्षमताओं और सीमाओं के साथ इनको प्रभावित किया है। इसके अलावा लुकमान अली
अज्ञे और रघुवीर सहाय की कविताएं और गजल सबका आस्वाद लेते समय मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है, न आत्मग्लानि। असल में रचना क्या दे सकती है, क्या देना उसके स्वभाव में, प्रकृति में है, यह विवेक न कर जब हम अपनी अपेक्षाएं लादकर रचना को देखते हैं तब आस्वाद की बहुत बड़ी गलतियां हो जाती हैं। ये ठीक है, उसी तरीके से बात कर रहे हैं जैसे आपने व्यवहारिक जीवन में सुना होगा कि मैं बहुत उम्मीद नहीं रखता हूँ, मैं किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता हूँ। जब आप किसी भी रचनाकार की रचना से उम्मीद रखकर उसका मूल्यांकन करेंगे तो हो सकता है कि आपको पछताना पड़े, आप आस्वाद की बहुत बड़ी गलतियाँ कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर वांदी वेडेकर कह रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि तमाम विरोधी प्रवृत्ति के रचनाकारों को भी ये आराम से एक रचनाकार के रूप में ही उसका आस्वादन करते हैं। काव्य तत्व की कवि व्यक्तित्व और काव्यत्व तीनों की अच्छी परख और पहचान होने के कारण वांदी वेडेकर जी के निर्णय संतुलित और ग्राह्य हैं। 3 चीज़ों पर इन्होंने जोर दिया है। पहला है काव्य तत्व, कवि व्यक्तित्व और काव्यत्व। ठीक है, इन तीनों का इन्होंने समावेश किया है और वो किया है। अगले जो आलोचक हैं वो आप देख रहे हैं कि महिला आलोचक हैं। हिंदी साहित्य की एक विडंबना रही है कि बहुत कम महिला आलोचक शामिल रही हैं। आप 3-4 नाम देखेंगे जिसमें कि सुमन राजे का नाम आ जाता है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। निर्मला जैन का नाम आता है और बहुत ज़्यादा महिलाएं आलोचक के तौर पर नहीं रहीं। इसका क्या कारण रहा है? जो बच्चे शोध करने के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इसको विचार कर सकते हैं, इस पर कुछ नई रचनात्मक किताबें ला सकते हैं कि क्या कारण रहा है, ये किस तरीके की सामाजिक स्थिति रही है, या फिर हिंदी साहित्य का समाजशास्त्र कैसा रहा है कि इसमें जितने पुरुष सामने आकर आलोचक कृतियों को लिखा उन्होंने, आलोचनात्मक कृतियों को, लेकिन महिलाओं ने बहुत कम भागीदारी की है। फिर भी हम देखते हैं निर्मला जैन। निर्मला जैन समकालीन आलोचकों में महत्वपूर्ण आलोचक हैं। उनकी अब तक रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, कई बार परीक्षाओं में यह पूछा जा चुका है, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, हिंदी आलोचना 20वीं शताब्दी, ये भी इंपॉर्टेंट बुक, आधुनिक हिंदी साहित्य मूल्य और मूल्यांकन, आधुनिक हिंदी काव्य रूप और संरचना, कथा प्रसंग यथा प्रसंग, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। डॉक्टर नगेंद्र। अगली पुस्तक है काव्य चिंतन की पश्चिमी परंपरा। इसके बाद है कथा समय में 3 हस्ताक्षर। अगली पुस्तक है हिंदी आलोचना का दूसरा पाठ और कथा और समय का सच। और आखिरी पुस्तक है प्लेटो के काव्य सिद्धांत, कविता का प्रतिसंसार आदि आलोचनात्मक पुस्तकें इनकी प्रकाशित हैं। वैसे जो भी प्रतियोगी परीक्षार्थी तैयारी कर रहे होंगे उनका परिचय निर्मला जैन की 2-3 किताबों से हुआ होगा, जिसमें कि ये जो किताब है हिंदी आलोचना 20वीं शताब्दी, काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। और इसके अलावा पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर इन्होंने कुसुम बाठिया के साथ मिलकर एक पुस्तक निकाली है। ठीक है, पश्चिमी चिंतन, इस तरीके से उसका नाम है, तो उससे परिचित हुए होंगे। आज कई अन्य आलोचनात्मक किताबों से परिचित हुए होंगे जिसमें रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, हिंदी आलोचना 20वीं शताब्दी इंपॉर्टेंट रहा है, कथा प्रसंग यथा प्रसंग ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से इनको ध्यान में रखिए। अगर देखा जाए तो उनकी आलोचना में विचारधारा का आग्रह मुखर रूप में नहीं है, वे वस्तुपरक और स्पष्टता में विश्वास करने वाली आलोचक हैं। उनका भाष्य क्षेत्र काव्यालोचना ही है, फिर भी कथा साहित्य पर पर्याप्त विमर्श भी किया है। यानी कि मुख्य रूप से निर्मला जैन कविता की आलोचक हैं, लेकिन समय अनुसार उन्होंने कथा पर भी कुछ कुछ विमर्श इत्यादि किया है, लिखा है उस पर आर्टिकल। अगले जो आलोचक हैं उनका नाम है गोपाल राय। गोपाल राय पर हमने वीडियो लेक्चर भी बनाए थे इनके महत्वपूर्ण कथनों को लेकर। जब भी बात आती है उपन्यास और कहानी तो अनायास ही गोपाल राय का नाम वहाँ पर आ जाता है, जिसमें कि वर्तमान समय में इनसे भी बहुत सारे कोटेशंस पूछे जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि गोपाल राय की कौन कौन सी आलोचनात्मक कृतियाँ हैं और उनकी क्या क्या स्थापनाएं हैं। गोपाल राय मुख्यतः कथा आलोचक और समीक्षा पत्रिका के संपादक के रूप में जाने जाते हैं। गोपाल राय के अब तक हिंदी कथा साहित्य और विकास पर पाठकों की रुचि का प्रभाव, ये उनकी पुस्तक है। हिंदी उपन्यास कोश भाग 1 भाग 2 प्रकाशित हुआ है क्रमशः 1968 से 1969 में। उपन्यास का शिल्प, अज्ञे और उनके उपन्यास,
गोदान का नया परिप्रेक्ष्य, रंगभूमि पुनर्मूल्यांकन, मैला आंचल, दिव्या, महाभोज, ये सब उनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं। हिंदी उपन्यास का इतिहास, हमने अब तक पढ़ा हिंदी साहित्य का उपन्यास, लेकिन गोपाल राय ने यहाँ पर हिंदी उपन्यास का इतिहास लिखा, जो कि इम्पोर्टेंट है। लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के पास ये बुक होती है। आगे उनकी रचना है उपन्यास की संरचना, हिंदी कहानी का इतिहास। आपने देखा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कि इन्होंने उपन्यास और कहानी पर ज़्यादा विचार किया है, इसीलिए इनको कथा आलोचक माना जाता है। और इन्होंने अपने जीवन में समीक्षा पत्रिका निकाली थी, बाद में उनके बेटे निकाल रहे हैं इस पत्रिका को। फिर भी देखते हैं कि इन्होंने उपन्यास का इतिहास लिखा, फिर इनके मन में आया कि क्यों न कहानी का भी इतिहास लिख दिया जाए। तो इन्होंने लिखा हिंदी कहानी का इतिहास 3 खंडों में, क्रमशः 2008, 2012 और 2014 में ये किताबें आई हैं। इसके अलावा उन्होंने लिखा अज्ञेय उनका कथा साहित्य। तो आप देख रहे हैं कि उपन्यास कहानी के बाद इन्होंने अपने आलोचना केंद्र में अज्ञेय को भी रखा है। और फिर कुछ महत्वपूर्ण जो रचनाएं रही हैं, खासतौर से गोदान, रंगभूमि, मैला आंचल, दिव्या, महाभोज, इन पर भी इन्होंने स्वतंत्र आलोचनात्मक किताबें लिखी हैं। अगले जो आलोचक हैं, काफ़ी फेमस आलोचक, बहुत कम उम्र इनको मिली थी, फिर भी इन्होंने बहुत काम किया, जिनका नाम है मलयज। मलयज मूलतः कवि हैं, किंतु उन्होंने एक सशक्त और मर्मी समीक्षक होने का परिचय दिया है। आपके आलोचनात्मक निबंधों के 2 संग्रह, कविता से साक्षात्कार, संवाद और एकालाप, ये कई बार परीक्षाओं में ये दोनों रचनाएं, दोनों आलोचनात्मक कृतियां पूछी जा चुकी हैं। तो ध्यान में रखिए, कविता से साक्षात्कार और संवाद और एकालाप, ये 2 जो आलोचनात्मक कृतियां हैं वो हैं मलयज की। इसके अलावा हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर आपकी अधूरी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल नामवर सिंह द्वारा संपादित होकर प्रकाशित हुई है। तो आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि हो सकता है कि पूछा जाए कि मलयज द्वारा लिखी गई पुस्तक रामचंद्र शुक्ल को कंप्लीट किसने किया था, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा जाता रहा है कि पृथ्वीराज रासो को कंप्लीट किसने किया। अन्य भी बहुत सारी रचनाएं हैं जिनको कंप्लीट किया गया है। तो उसी तरीके से मलयज द्वारा लिखी गई बुक रामचंद्र शुक्ल जो कि अधूरी रह गई थी, उसे पूर्ण किसने किया, तो सही जवाब होगा नामवर सिंह। ये सभी स्टोरी मैं इसलिए लंबे तरीके से बता रहा हूँ कि कहानी के रूप में आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तुरंत आप परीक्षा में प्रश्न को देखते ही ये वीडियो लेकर आपके दिमाग में आएगा और आपका आंसर सही हो जाएगा। मेन उद्देश्य हम लोगों का क्या है कि आप जिन भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता हासिल करें, जैसे भी हासिल करना पड़े। हाँ, बस नकल और पेन चुभाकर आपको नहीं करना है, क्योंकि मैंने कई बच्चों को देखा है परीक्षा हाल में कि अपने तो डिस्टर्ब करते ही हैं, दूसरे को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। तो बस आप स्टोरी के माध्यम से पूरे वीडियो लेक्चर को, जितने भी आपको अनुराज हिंदी एकेडमी पे वीडियो लेक्चर मिलेंगे, यही कोशिश रही है कि आपके दिमाग में वो कहानी की तरह बैठ जाए। अगर एक बार बैठ जाएगा तो आप परीक्षा में भी सफल हो जाएंगे, और अगर जिस प्रोफेशन में जा रहे हैं उस प्रोफेशन में भी आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। मलयज की बात कर रहे थे हम लोग। मलयज, आपकी दृष्टि में कविता एक अनुभव को रचती है और आलोचना उसे रचे हुए अनुभव को अर्थ विस्तार देती है। ध्यान में रखिए कि मलयज का मानना था कि कविता एक अनुभव को रचती है। जब भी कोई कवि कविता लिखता है तो उसमें उसका एक अनुभव दिखाई पड़ता है, और आलोचना का जो काम है उस रचे हुए अनुभव को अर्थ विस्तार देती है, उसकी व्याख्या करती है। इसीलिए दोनों की स्थिति एक दूसरे के समानांतर है। कविता जिस अनुभव को रचती है वह अनुभव भीतर और बाहर के तनाव बिंदु पर घटित होता है। इसीलिए कविता का विश्लेषण करते हुए अंतर और वाक्य दोनों की पहचान संभव है। तो मलयज का एक काफ़ी अच्छा विचार है। मलयज ने इसी दृष्टि से निराला, शमशेर, अज्ञेय, विजय देवनारायण शाही, सर्वेश्वर, त्रिलोचन, प्रभाकर माचवे, श्रीराम वर्मा आदि कवियों की कविता से साक्षात्कार किया है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि हो सकता है पूछा जाए कि कविता से साक्षात्कार नाम की जो पुस्तक है उसमें किन किन कवियों के बारे में मलयज ने विचार किया है, क्योंकि बदलते हुए पैटर्न में कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि आप कोई एक ही बुक पढ़कर सफलता हासिल कर पाएँ। इसीलिए ज़रूरी है कि आपके पास बुक होते हुए भी आपको कोई समझाने वाला हो, बताने वाला हो कि कहाँ से क्वेश्चंस उठ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिए कि कविता से साक्षात्कार नामक बुक में मलयज ने निराला, शमशेर, अज्ञेय, विजय देवनारायण शाही, सर्वेश्वर, त्रिलोचन, प्रभाकर माचवे और श्रीराम वर्मा आदि कवियों पर विचार किया है। इस साक्षात्कार में नई कविता और समकालीन जीवन के संश्लिष्ट संबंधों का तनाव देखा जा सकता है।
उनके संबंध में कुंवर नारायण की यह टिप्पणी ध्यान देने योग्य है कि साहित्य में उनकी उपस्थिति, कुंवर नारायण ने मलेच्छ के बारे में लिखा कि साहित्य में उनकी उपस्थिति एक ऐसे गंभीर साहित्य चिंतक की उपस्थिति थी जिसने अपने समय को और अपने समय के लेखन को एक क्लासिक स्तर की पहचान देने की कोशिश की। आपका आकस्मिक निधन हिंदी साहित्य की एक त्रासद घटना है। अब जानते हैं कि मनुष्य, कहा जाता है कि 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन की चांदनी है, तो कब किसके साथ क्या हो जाए। मलयज रहते, अनुमान लोग लगाते हैं कि मलयज रहते तो आलोचना में काफ़ी और अच्छा काम कर सकते थे, लेकिन आकस्मिक निधन होने से उनका बहुत सारा काम रुक गया। मलयज से आप लोग परिचित हो गए होंगे, बहुत कम जगह इनको आलोचक के तौर पर पढ़ाया जाता है, क्योंकि हिंदी साहित्य में एक टेंडेंसी रही है, कई बार तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से भी बाहर नहीं लोग जा पाते हैं। बाकी आप इस चैनल से जुड़े हैं तो तमाम आलोचकों से परिचित हो गए होंगे। आगे बात करते हैं हम डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव। डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव आलोचना के केंद्र में रचना को रखकर समीक्षा कर्म में प्रवृत्त होने वाले समीक्षकों में उल्लेखनीय है। आपने देखा कि रामस्वरूप चतुर्वेदी नाम के एक आलोचक, अभी हमने ऊपर पढ़ा है, उनके आलोचना केंद्र में काव्य भाषा और संवेदना थी, जबकि परमानंद श्रीवास्तव के आलोचना केंद्र में उन्होंने रचना को ध्यान में रखा है और लिखा है। इनकी कुछ आलोचनात्मक कृतियों को देखते हैं, जिसमें हिंदी कहानी की रचना प्रक्रिया, नई कविता का परिप्रेक्ष्य, कवि कर्म और काव्य भाषा, उपन्यास का यथार्थ और रचनात्मक भाषा, जायसी, जैनेन्द्र और उनके उपन्यास, समकालीन कविता का व्याकरण, निराला, शब्द और मनुष्य, समकालीन कविता का यथार्थ, उपन्यास का पुनर्जन्म, कविता का अर्थात, कविता का उत्तर जीवन, अंधेरे कुएं से आवाज, दूसरा सौंदर्य शास्त्र, सन्नाटे में वारिश, अंधेरे समय में शब्द, उत्तर समय में साहित्य, प्रतिरोध की संस्कृति और साहित्य, उपन्यास के विरुद्ध उपन्यास, ये इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हैं उपन्यास के विरुद्ध उपन्यास, ये थोड़ा सा टाइटिल आपको अलग दिख रहा होगा। आलोचना की संस्कृति, आलोचना का रहस्यवाद, अवतल अंतरीप, अतल का अंतरीप, समकालीन कविता का संप्रेषण, समकालीन कविता संप्रेषण का संकट, समकालीन कविता नए प्रस्थान आदि महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। देखिए इनका रचना क्रम काफ़ी लंबा चौड़ा है, इसलिए इसको याद करना पड़ेगा आपको ठहर कर। इन्होंने सबसे पहले काम किया हिंदी कहानी की रचना प्रक्रिया को ध्यान में रखते, इसके बाद नई कविता पर भी काम किया, फिर कवि कर्म और काव्य भाषा को ध्यान में रखा, उपन्यास पर काम किया, जायसी पर काम किया है। पिछले लेक्चर में हमने बताया कि विजय देवनारायण शाही ने भी जायसी पर काम किया है और परमानंद श्रीवास्तव ने भी जायसी पर काम किया, तो ध्यान में रखिए दोनों का जो टॉपिक है एक ही है। इसके बाद तमाम इन्होंने आलोचनात्मक कृतियाँ लिखी हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। आलोचना कर्म के आरंभिक दौर में आपका विश्वास था कि जिंदगी और उसकी अनेकविध जटिलताएं जो काव्य में सार्थक अनुभव बनकर व्यक्त होती हैं, रचना में भाषा के स्तर पर ही पहचानी जा सकती हैं, क्योंकि रचना को जांचने का वही पहला प्रामाणिक साधन है। इन्होंने भी भाषा पर जोर दिया है, किंतु आपने अनुभव किया कि आज सचमुच हम अपेक्षाकृत बदली हुई काव्य रुचि के आधार पर पूरे काव्य विकास को समझना चाहते हैं तो सिर्फ भाषाई विन्यास को देखकर मुख्य समस्या को अधूरा देखना होगा। तो एक तरफ इन्होंने कहा कि भाषा को ध्यान में रखना चाहिए, फिर उन्होंने कहा कि अगर केवल भाषा पर ध्यान देंगे तो वो फिर अधूरा देखना होगा। भाषाई विन्यास के साथ ही भावबोध, विचारधारा, जीवन मूल्य, वर्ग संस्कार जैसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सामाजिक यथार्थ को हम कहाँ से और किस आग्रह से देख रहे हैं, वह समूचा परिप्रेक्ष्य महत्वपूर्ण होता है। इस बदली हुई काव्य रुचि में परमानंद जी ने शब्द और मनुष्य में निराला, नागार्जुन, अज्ञेय, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर, मुक्तिबोध, त्रिलोचन, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर, श्रीकांत वर्मा, केदारनाथ सिंह, धूमिल, कुमार विकल, अरुण कमल तथा उसी धारा के अन्य नए कवियों का जो मूल्यांकन किया है वह सार्थक, संतुलित और मूल्यवान है। तो आप देख रहे हैं कि इन्होंने आलोचनात्मक कृतियां तो बहुत लिखी हैं, लेकिन शब्द और मनुष्य आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये परमानंद श्रीवास्तव का है। और शब्द और मनुष्य में आपको लग रहा होगा कि शब्दों के बारे में, मनुष्यों के बारे में, हालांकि जितने नाम है वो सब मनुष्य के अंतर्गत ही आ रहे हैं। तो वो कौन मनुष्य हैं? इसमें है निराला, नागार्जुन, अज्ञेय, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर, मुक्तिबोध, त्रिलोचन, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर, श्रीकांत वर्मा, केदारनाथ सिंह, धूमिल, कुमार विकल
अरुण कमल को इन्होंने शामिल किया है। जो बच्चे इन कवियों पर रिसर्च कर रहे होंगे, पीएचडी कर रहे होंगे, तो जरूर एक बार आप शब्द और मनुष्य बुक पढ़िए। आगे बात करते हैं अपनी नवीनतम कृति कविता का अर्थात। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिए। मैं आपने ये स्पष्ट करना चाहा कि बनी बनाई शिल्पगत रूढ़ियों से अलग जब कवि अपनी निजी खोज और निजी संघर्ष से समृद्ध कविता को नया रूप, नया तात्पर्य और नवीन संभावना प्रदान करता है, तब वह एक प्रकार से कविता के अर्थात की रचना करता है। अब आपको टॉपिक समझ में आ गया कि कविता का अर्थात का मतलब क्या है। उसका अर्थ विस्तार करता है और उसके सामाजिक आशय की ओर संकेत करता है। कविता के इस अर्थात की तलाश आलोचक का धर्म है। डॉक्टर श्रीवास्तव यानी कि परमानंद श्रीवास्तव ने प्रस्तुत कृति में अपने समय के कुछ पुराने और कुछ नए कवियों अरुण कमल, आलोक धनवा, रघुवीर सहाय, फिराक गोरखपुरी, नागार्जुन, शमशेर, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ल, लीलाधर जगूड़ी, विष्णु खरे, मंगलेश डबराल, ज्ञानेंद्र पति, राजेश जोशी तथा कुछ अन्य की कविता में इसी अर्थात की खोज की है। तो अब जब भी पूछा जाएगा कि कविता का अर्थात किसकी आलोचनात्मक कृति है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप फटाक से परमानंद श्रीवास्तव आंसर बताएंगे। आगे बात करते हैं, जो अगले आलोचक हैं उनका नाम है रमेश दवे। रमेश दवे जो कि नए समीक्षकों में है। रमेश दवे के अब तक समकालीन रचना और विचार शरद जोशी, कृष्ण बलदेव वैद्य, गल्प का विकल्प, आलोचना समय और साहित्य, राजी सेठ संवेदना का कथा दर्शन, हिंदी आलोचना अंत का आरंभ, आलोचना की उत्तर परंपरा आदि आलोचनात्मक कृतियां प्रकाशित हैं। रमेश दवे से उतना प्रश्न नहीं पूछा जाता है, फिर भी आप देख लीजिए क्योंकि नए समीक्षकों में इन्होंने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट काम किया है। खासतौर से इन्होंने कृष्ण बलदेव वैद्य पर काम किया है, राजी सेठ पर काम किया है और हिंदी आलोचना पर भी इन्होंने काम किया है। अगर देखें तो उनकी आलोचना हमारे भीतर बैठे बौद्धिक आलस्यों को झकझोर, रचना को उसके सभी आयामों में देखने परखने को उकसाने वाली आलोचना है। वे उन थोड़े से आलोचकों में हैं जिन्होंने कृति की राह से कृति के साथ सीधा संवाद रचने का सुदीर्घ अनुभव अर्जित करने के उपरांत ही आधुनिक आलोचना के व्यापक संदर्भों में रचना का विश्लेषण किया है। यानी कि थोड़ा सा इनका डिफरेंट तरीके का है आलोचनात्मक कर्म और आलोचना दृष्टि। और आगे बात करते हैं जिस आलोचक का नाम है दूधनाथ सिंह। दूधनाथ सिंह से आप सभी परिचित होंगे। दूधनाथ सिंह मूलतः कहानीकार के रूप में ख्याति प्रसिद्ध हैं, ख्याति लब्ध हैं, किंतु समय समय पर आपने महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियां भी लिखी हैं। आपकी अब तक प्रकाशित कृतियों में आत्महंता आस्था निराला, महादेवी वर्मा तथा मुक्तिबोध प्रसिद्ध हैं। तो दूधनाथ सिंह की ये 3 रचनाएं कई बार परीक्षाओं में ये सब पूछी जाती हैं। आत्महंता आस्था निराला, महादेवी वर्मा, मुक्तिबोध। खासतौर से पहली जो रचना है निराला से संबंधित वो ज़्यादा परीक्षाओं में पूछी जाती है। अगले आलोचक हैं रमेश चंद्र शाह। रमेश चंद्र शाह मूलतः रचनाकार हैं, किंतु समय समय पर साहित्य की प्रकृति और स्वभाव संबंधी मूल प्रश्नों पर विचार करने के साथ ही कृतियों का मूल्यांकन भी करते हैं। रमेश चंद्र शाह से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं और इनकी जो खास आलोचनात्मक कृतियां हैं उन पर बात करें तो छायावाद की प्रासंगिकता, ये इंपॉर्टेंट आलोचनात्मक कृति है, परीक्षाओं में खूब पूछी गई है। समानांतर, वागर्थ, शब्द निरंतर, भूलने के विरुद्ध, अज्ञेय वागर्थ का वैभव, आलोचना का पक्ष आदि कृतियां उल्लेखनीय हैं। तो ध्यान में रखिए कि जो भी 5-6 आलोचनात्मक कृतियां हैं उनमें छायावाद की प्रासंगिकता काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वागर्थ भी पूछ लिया जाता है, शब्द निरंतर, भूलने के विरुद्ध, अज्ञेय वागर्थ का वैभव, ये भी इंपॉर्टेंट है, आलोचना का पक्ष। आगे बात करते हैं रमेश चंद्र शाह के अनुसार रचना का स्वभाव अंततः आत्मदान के द्वारा अपने असाध्य से लगने वाले अधूरेपन और अकृतार्थता के भाव से उबरने की प्रवृत्ति ही है। रचनाकार जब आत्मदान के द्वारा ही अपने अधूरेपन के बोध से मुक्त हो सकता है तो आत्मदान ही सच्चे सृजन का मूल आधार बन जाएगा, माना जाएगा। असाध्य वीणा में अज्ञेय ने इसी तत्व की प्रतिष्ठा की है। इन्होंने अज्ञेय पर काम किया है और जिस बात की बात कर रहे हैं आत्मदान, और इन्होंने तुलना की आत्मदान के द्वारा अपने असाध्य से लगने वाले अधूरेपन और अकृतार्थ
के भाव से उबरने की प्रवृत्ति को इन्होंने आलोचना माना है और आत्मदान के माध्यम से ही अपने अधूरेपन का बोध होता है और उससे मुक्ति भी मिलती है। अंत में असाध्य वीणा को जोड़ दिया कि अज्ञे ने इसी तत्व की प्रतिष्ठा की है। आप जानते हैं कि असाध्य वीणा में क्या है, अहम का विलयन है। श्री रमेश चंद्र शाह अज्ञे के विचारों से बहुत दूर तक सहमत और प्रभावित हैं। अज्ञे की भांति आप भी भाषा को ही रचनाशीलता का उच्च मानते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इससे पहले हमने रामस्वरूप चतुर्वेदी पर बातचीत किया था, जिसमें आपने देखा कि उन्होंने भी अज्ञे पर काफ़ी काम किया है। और दूसरे आलोचक यहाँ पर आपको दिख रहे हैं रमेश चंद्र शाह। रमेश चंद्र शाह ने भी अज्ञे पर ही ज़्यादा काम किया है और उनसे प्रभावित भी रहे और अज्ञे की भांति भी आपको रचनाशीलता भाषा को ही रचनाशीलता मानते हैं। इसीलिए आपको दृष्टि से भाषिक विश्लेषण आलोचना का प्रथम और अंतिम दायित्व है। रमेश चंद्र शाह ने अज्ञे, भवानी प्रसाद मिश्र, श्रीकांत वर्मा, सरस्वती दयाल सक्सेना, धूमिल आदि कवियों की रचनाओं का भाषिक विश्लेषण करके उसके मर्म का उद्घाटन भी किया है। तो आप देख रहे हैं कि भाषिक विश्लेषण करने वालों में ये दूसरे ऐसे महत्वपूर्ण आलोचक आपको दिखाई पड़ रहे हैं। पहले रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, दूसरे रमेश चंद्र शाह। इस विश्लेषण में उन्होंने आज की परिस्थिति और परिवेश से उपजे हुए तनाव को भी लक्षित किया है। इस प्रकार उनका विश्लेषण रचना को सामाजिक संदर्भ से जोड़ता है। आप एक चिंतनशील समीक्षक हैं। सांस्कृतिक प्रदूषण को आप अपने समय की सबसे बड़ी त्रासदी मानते हैं। आपने प्रदूषण के बहुत सारे प्रकारों को पढ़ा होगा विज्ञान के अंतर्गत कि ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ठीक है, जल प्रदूषण है। लेकिन यहाँ पर रमेश चंद्र शाह ने एक नए प्रदूषण की तरफ संकेत किया है जिसका नाम है सांस्कृतिक प्रदूषण। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक प्रदूषण इस समय की सबसे बड़ी त्रासदी है। आपकी दृष्टि में इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज हम पर प्रत्यय बुद्धि हो गए हैं। ये उनका एक सिद्धांत है कि पर प्रत्यय बुद्धि हो गए हैं। अपना वैचारिक स्वराज और सांस्कृतिक आत्मविश्वास खो चुके हैं। हम पश्चिम को अपनी दृष्टि से न देखकर अपने को पश्चिम की दृष्टि से देखते हैं। पश्चिम यहाँ जो बात कही जा रही है, अंग्रेजी में कई लोग बोलते हैं कि ये वेस्टर्न ड्रेस है। जब आप जाते हैं मॉल में कपड़ा खरीदने के लिए तो आप वहाँ पर इंडियन ड्रेस और वेस्टर्न ड्रेस की बात करते हैं। ठीक यहाँ पर रमेश चंद्र शाह ने उसी वेस्टर्न की तरफ संकेत किया है कि हम पश्चिम को अपनी दृष्टि से न देखने, अपने को पश्चिम की दृष्टि से देखते हैं। आपके अनुसार आज आलोचना का पक्ष यह है कि हम अपना आत्मदर्शन और विश्व दर्शन विकसित करें और विश्व स्तर पर अपनी एक बौद्धिक सांस्कृतिक पहचान कायम करें। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस पूरे वीडियो लेक्चर में कुल 10 हिंदी के नए समीक्षकों पर चर्चा किया। इस तरीके से हमने अब तक कुल 20 आलोचकों पर बातचीत कर लिया है, 20 और बचे हैं और मेरी पूरी कोशिश थी कि इन 20 आलोचकों से आप परिचित हो जाएं, इनकी विशेषताओं से परिचित हो जाएं, इनकी रचनाओं से परिचित हो जाएं और इनकी स्थापनाओं से परिचित हो जाएं, ताकि परीक्षा में किसी भी तरीके का प्रश्न आए तो आपको ज़्यादा दिक्कत न हो। तो कमेंट्स कर एक बार ज़रूर बताइए कि आज का ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।